वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेस। आज हम नॉटसेट जीरो एंड मेंस को ध्यान में रखते हुए साइकेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम एसजीपीजीआई और आरआरबी में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। नॉटसेट के लिए एक बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि साइकेट्रिक एक अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है नॉटसेट में। तो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये आज, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 25-year-old woman complain of intense depressed mood for 6 months with inability to enjoy previously pleasure activities. This symptom is known as। एक 25 साल की ओल्ड वुमेन है जो कंप्लेन कर रही है इंटेंस डिप्रेस मूड का फॉर 6 मंथ विथ इनेबिलिटी, मतलब लगातार महीने से इंटेंस डिप्रेस मूड की कंप्लेन कर रही है। उसके साथ वो अनेबल है जिन चीज़ों में वो पहले एंजॉय करती थी उन चीज़ों में वो एंजॉय नहीं कर पा रही है। तो इस सिम्टम को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है एवोल्यूशन, ऑप्शन बी है एनहीडोनिया, ऑप्शन सी है अपैथी, ऑप्शन डी है एमोटिवेशन। एक एक सिम्टम, एक एक नाम को देखते हैं, एक एक नाम अच्छे से देखते हैं कौन सा क्या होता है। बात करें एनहीडोनिया की। एनहीडोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एनहीडोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ प्लीजरेबल इमोशन। लॉस ऑफ प्लीजरेबल इमोशन, जो इमोशन आपको खुशी देते हैं वो इमोशन आप कोई लॉस कर देता है तो उसे उस कंडीशन को बोलते हैं एनहीडोनिया। या फिर इसी को अपन बोलते हैं पर्सन डज नॉट गेट द प्लीजर in previously pleasurable activities। इसका मतलब क्या हुआ? जिन एक्टिविटीज़ में पर्सन पहले प्लीजरेबल महसूस करता था, खुशी महसूस करता था, अच्छा लगता था, उन एक्टिविटीज़ में अब वो प्लीजरेबल महसूस नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनहीडोनिया। नेक्स्ट अपन बात करें जो अपने ऑप्शन में था अपैथी। बात करें अपैथी की, तो अपैथी का मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन। कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन। एनहीडोनिया में तो ओनली प्लीजरेबल इमोशन लॉस हो जाते हैं, लेकिन अपैथी में कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीटली लॉस हो जाते हैं इमोशन। या फिर इसको बोले तो जीरो एक्सप्रेशन ऑन फेस, किसी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होता है फेस पे। जीरो एक्सप्रेशन ऑन फेस, ना तो खुशी ना गम, किसी भी प्रकार का इमोशन चेहरे पर नहीं होगा, उस कंडीशन को बोलेंगे अपैथी। एक वर्ड था एवोल्यूशन। बात करें एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन का मतलब होता है ये एक साइकेट्रिक सिम्टम है। पहली बात तो साइकेट्रिक सिम्टम होता है ये। इसका मतलब होता है सीवियरली मोटिवेशन का लैक ऑफ मोटिवेशन। सीवियरली कंडीशन में मोटिवेशन का कम होना, किसी भी पर्पजफुल एक्टिविटीज़ को करने के लिए बिल्कुल ही मोटिवेशन ना होना, जीरो मोटिवेशन होना, अवोल्यूशन होता है। इसको बोले तो अपन इस भाषा में बोल सकते हैं सीवियर लॉस ऑफ मोटिवेशन टू इनिशिएट एंड कंप्लीट। सीवियर लॉस ऑफ मोटिवेशन टू इनिशिएट एंड कंप्लीट purposeful
पर्पजफुल एक्टिविटीज। इसका मतलब हुआ सी वेरी लो से मोटिवेशन का, किसी भी काम को करने, किसी पर्पजफुल काम को करना स्टार्ट करने से लेकर या कंप्लीट करने तक बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होना किसी भी पर्पजफुल काम को करने के लिए, उसे बोलते हैं एवोल्यूशन। तो जो मैं क्वेश्चन था और ए मोटिवेशन का मतलब मोटिवेशन का नहीं होना, एवोल्यूशन उसकी सीवियर फॉर्म है। तो जो मैं क्वेश्चन था ये, इसने पूछा था इनएबिलिटी टू एंजॉय प्रीवियसली प्लीजरेबल एक्टिविटीज़। मतलब जो पर्सन है वो पहले जिन एक्टिविटीज़ में प्लीजरेबल महसूस करता था, आज उन एक्टिविटीज़ में प्लीजेबल महसूस नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनहीडोनिया। ऑप्शन बी इज राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है, चारों में से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थीसिया फॉर ईसीटी इज। जब भी ईसीटी लगाते हैं तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, ये पूछा है। ऑप्शन ए है एट्रोपिन, थियोपेंटॉन, सक्सिनाइलकोलिन। ऑप्शन बी है सक्सिनाइलकोलिन, एट्रोपिन, थियोपेंटॉन। ऑप्शन सी है एट्राक्यूरिन, क्यूरियम, सक्सिनाइलकोनिल और एट्रोपिन। ऑप्शन डी है एट्रोपिन, सक्सिनाइलकोलिन और थियोपेंटॉन। तो यहाँ हम बात करते हैं ईसीटी की। ईसीटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। तो बात करें ईसीटी की, तो सबसे पहले जो ईसीटी की बात किया तो किसने इसको डेवलप किया था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूगोसेलेटी द्वारा एंड लुसिनो बिन्नी। यूगोसेलेटी और लुसिनो बिन्नी द्वारा ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। वो थी 1938 में, 1938 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। किसके द्वारा? यूगोसेलेटी एंड लुसिनो बिन्नी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जब भी ईसीटी देते हैं तो इलेक्ट्रोड्स कहाँ प्लेस करते हैं उसके बारे में है। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इसकी बात करें तो दो टाइप से देते हैं, एक तो बाई टेम्पोरल और एक होता है यूनिलेटरल, सॉरी बाइलेटरल और यूनिलेटरल। यूनिलेटरल और बाइलेटरल। बाइलेटरल हम देते हैं बाई टेम्पोरल, दोनों साइड टेम्पोरल एरिया पे हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं बाई लेटरल में, और यूनिलेटरल में हम डी इलिया प्लेसमेंट करते हैं, डी इलिया पोजीशन पे प्लेस करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट की बात करें तो इसमें 70 से 130 वोल्ट, 70 से 130 वोल्ट करंट देते हैं, और एवरेज देखें तो 110 वोल्ट। इसके अलावा बात करें हम एम्पियर में तो 200 से 1600 एम्पियर। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन कितना देर लगते हैं टाइम, तो टाइम होता है इसमें 0.6 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक। जो इसमें करंट देते हैं वो 0.6 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट इसमें बात करें अपन, जो अपनी इसे पूछा था टेक्निक, जो टेक्निक पूछी थी, जो सीक्वेंस पूछा था उसकी बात करते हैं। कैसे देते हैं
तो इसमें देते हैं सबसे पहले एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट देते हैं बिफोर हाफ आवर ऑफ ईसीटी। इसके बाद में अपन इसमें देते हैं थियोपेंटोन, या फिर देते हैं मेथोहेक्सोल। थियोपेंटोन सोडियम भी, या फिर देते हैं मेथोहेक्सोल। मेथोहेक्सोल या फिर थियोपेंटोन, ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है। इसके बाद में देते हैं सक्सिनाइलकोलिन, और सक्सिनाइलकोलिन के बाद में देते हैं O2 इनहेलेशन, ऑक्सीजन देते हैं। O2 इनहेलेशन के बाद में अपन देते हैं ECT। ये इसका सीक्वेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एट्रोपिन सल्फेट, थियोपेंटोन सोडियम, सक्सिनाइलकोलिन, O2 इनहेलेशन और ECT। एक बार इसमें बात करें अपन, जो कि इम्पोर्टेंट है, इनके वर्क, क्या क्या वर्क होता है इनका, क्यों देते हैं, पर्पज क्या है, एक एक की बात कर लेते हैं एक बार शॉर्टली। बात करें एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट क्यों देते हैं, आप सभी को पता होगा एट्रोपिन सल्फेट क्यों देते हैं। ये देते हैं डिक्रीज सीक्रेशन, टू डिक्रीज सीक्रेशन, जो सीक्रेशन होते हैं उनको कम करने के लिए, ताकि एक्सपायरेट की रिस्क कम हो जाए। डिक्रीज सीक्रेशन और डिक्रीज रिस्क ऑफ एक्सपायरेशन। ये दोनों वर्क इसके होते हैं। नेक्स्ट जो अपन देते हैं थायोपेंटोन या फिर मेथोहेक्सोल। तो इसका वर्क होता है, ये जो ECT दे रहे हो आप या फिर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, उससे पहले जो एंजाइटी होती है उसको दूर करने के लिए, टू डिक्रीज रिस्क ऑफ प्री ट्रीटमेंट एंजाइटी। प्री ट्रीटमेंट एंजाइटी को दूर करने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए थायोपेंटोन सोडियम देते हैं। इसके बाद में अपन बात करें जो देते हैं सक्सिनाइलकोलिन। तो सक्सिनाइलकोलिन की बात करें, सक्सिनाइलकोलिन का वर्क होता है, ये एक मसल लेक्सेंट के रूप में काम करती है, टू डिक्रीज मसल स्केलेटन कॉम्प्लिकेशन। मसल स्केलेटन कॉम्प्लिकेशन को, उसके रिस्क को कम करने के लिए, टू डिक्रीज रिस्क ऑफ मसल स्केलेटल कॉम्प्लिकेशन। मसल को रिलैक्स करने का काम करती है ये। आगे अपन देते हैं जो O2 इनहेलेशन देते हैं, वो हाइपोक्सिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। तो ये हमने देखा सीक्वेंस और जो वर्क क्या होता है मेडिसिन जो देते हैं उनका। इसके अलावा जो देखते हैं अपन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, किस कंडीशन में हम ECT नहीं देना चाहिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहली कंडीशन है इंक्रीज ICP। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो आपको ECT नहीं देना है। सेकेंड बात है आर्टिफिशियल पेसमेकर। अगर पेसमेकर लगा हुआ हो तो भी आपको ECT नहीं देना है। अगली बात करें मैकेनिकल इम्प्लांट, किसी प्रकार का इम्प्लांट लगा हुआ हो, मेटेलिक इम्प्लांट हो, उस कंडीशन में आपको नहीं देना है। और रिसेंटली स्ट्रोक की कंडीशन हुई हो तो, अगर रिसेंटली स्ट्रोक का केस हो तो आपको इस कंडीशन में नहीं देना है। ये चारों बातें ध्यान रखनी है। इस कंडीशन में ECT कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें अपन यहाँ तो होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हमने ECT की बात की यहाँ पे,
पूरी स्थिति को अच्छे से देखा है, इसका सीक्वेंस, इनमें जो हम टेक्निक यूज लेते हैं वो कैसे टेक्निक यूज लेते हैं, और जो भी मेडिसिन देते हैं उनका वर्क क्या होता है, ये सारा हमने देखा। अब अपने जो पास जो क्वेश्चन है उसकी बात करें अपन, तो इसका आंसर होने वाला है आपके फर्स्ट में है एट्रोपिन, थायोपेंटिन, सक्सिनाइलकोलिन। दूसरे में सक्सिनाइलकोलिन, तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले अपन देते हैं एट्रोपिन, उसके बाद में अपन देते हैं थायोपेंटोन, और फिर देते हैं सक्सिनाइलकोलिन। तो ऑप्शन ए होगा राइट। ये हो गया सिक्रेशन को कम करने के लिए, थायोपेंटोन एंजाइटी को कम करने के लिए, सक्सिनाइलकोलिन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर। कौन सी कंडीशन में जो चाइल्ड होता है या फिर कोई भी एडल्ट जो पेशेंट होता है वो अपने हेयर्स को पुल आउट करता है। ऑप्शन ए है एक्रोफोबिया, ऑप्शन बी है इमीप्रामाइन, ऑप्शन सी है ट्राइकोटिलोमेनिया, ऑप्शन डी है ओलेंजापाइन। बात करें यहाँ, ऑप्शन ए है एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है इरेसिबल फियर फ्रॉम हाइट, इरेशनल फियर फ्रॉम हाइट, बिना वजह हाइट से डर लगना। दूसरा ऑप्शन आपके पास है इमीप्रामाइन। इमीप्रामाइन एक टीसीए ड्रग है। तो एक टीसीए ड्रग है। टीसीए ड्रग का मतलब होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है और मोस्ट कॉमनली कहाँ मिली जाती है, फंक्शनल एन्यूरेसिस में। फंक्शनल एन्यूरेसिस में काम में ली जाती है। ऑप्शन डी है ओलेंजापाइन। तो ओलेंजापाइन की बात करें अपन यहाँ पे, तो ओलेंजापाइन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। और इसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज का, जो क्वेश्चन आता है बार बार, ये वेट गेन कोज करती है। तो इसमें भी आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछे तो आपको ध्यान रखना है मॉनिटर वेट वीकली वेट को मॉनिटर करना है जिस पेशेंट में भी ओलेंजापाइन चल रही है उसमें। और जो ऑप्शन सी है ट्राइकोटिलोमेनिया, तो इसका मतलब होता है पुलिंग आउट ऑफ हेयर। इस कंडीशन में जो भी पेशेंट होगा वो अपने हेयर्स को पुल आउट करेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक यहाँ पे जब भी एंटीसाइकोटिक को लंबे टाइम तक यूज लेते हैं तो कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है जब लंबे टाइम तक आप इसको यूज लोगे। शॉर्ट टाइम के लिए नहीं पूछा है, लॉन्ग टाइम के लिए पूछा है। जब भी आप लंबे टाइम तक इसको यूज लेते हो तो क्या कौन सा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात करें, जब भी हम एंटीसाइकोटिक लेते हैं तो जो इसमें एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो होते हैं ईपीएस, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। यहाँ ईपीएस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ईपीएस, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम इंक्लूड, तो इनमें कौन कौन इंक्लूड है एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें अपन तो होता है सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म या फिर इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। इसमें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आता है तो वहाँ आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक देंगे और आपको पहचानना होगा कि कौन सा सिम्टम है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक है मास्क लाइक फेस, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं और ट्रिमर्स के साथ ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब मूवमेंट का कम होना।
तो ये तीनों इसके कैरेक्टरिस्टिक है सूडो पार्किंसोनिज्म। इसके अलावा इसके आपको डीओसी पूछे, इसकी डीओसी पूछे आपसे तो आपको ध्यान रखना है टीएचपी। टीएचपी का मतलब ट्राईहेक्सोफेनिडेट, ट्राईहेक्सोफेनिडाइल, ये इसकी एक डीओसी होती है। तो ये आप सूडो पार्किंसोनिज्म। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ तो नेक्स्ट होता है एकेथीसिया। एकेथीसिया, एकेथीसिया, एकेथीसिया एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है ईपीएस की, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईपीएस। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें जो पेशेंट होगा उसको स्ट्रांगली अर्ज होगी, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव ऑन, मतलब उसको बार बार मूवमेंट करने की अर्ज होगी, इधर से उधर घूमता रहेगा पेशेंट, मतलब बैठने में अनेबल होगा, बैठ नहीं पाएगा, उसको बिठाएंगे फिर भी वो इधर का उधर घूमने लगेगा, मतलब उसको अंदर से अर्ज होती है बार बार घूमने की, मूवमेंट करने की। तो इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव ऑन एंड द पर्सन अनेबल टू सिट डाउन एंड सीवियरली रेस्टलेस देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार मूवमेंट करेगा, रुकेगा नहीं, बैठेगा नहीं, आराम नहीं करेगा, तो सीवियर रेस्टलेसनेस। आराम करना पसंद नहीं करता है सब। बात करिए इसको एक नाम से और जानते हैं, आल्सो नोन एज वोकीज एंड टॉकीज। वोकीज एंड टॉकीज के नाम से इसको जानते हैं। और अगर आपको इसकी डीओसी पूछे, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोप्रेनोलोल, बीटा ब्लॉकर इसकी डीओसी होती है। प्रोप्रेनोलोल बीटा ब्लॉकर इसकी डीओसी होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने एकेथीसिया को देखा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एकेथीसिया भी। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ तो एक होता है एक्यूट डिस्टोनिया, ये भी एक ईपीएस का सिम्टम है। एकेथीसिया के बाद में हम देखेंगे एक्यूट डिस्टोनिया। देखते हैं एक्यूट डिस्टोनिया में क्या क्या देखने को मिलता है। नाम में दिख रहा है एक्यूट का मतलब अर्ली होगा, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ईपीएस। और जो हमने अभी पीछे देखा था एकेथीसिया, वो मोस्ट कॉमन फॉर्म थी ईपीएस की। मोस्ट कॉमन फॉर्म पूछे आपसे तो एकेथीसिया, और अर्लीस्ट फॉर्म पूछे तो एक्यूट डिस्टोनिया। बात करें इसमें एक्यूट डिस्टोनिया में होता क्या है, तो एक्यूट डिस्टोनिया की बात करते हैं हम जब भी, तो एक्यूट डिस्टोनिया में हमें देखने को मिलता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस इसका मतलब होता है जो पेशेंट की नेक होगी वो एक साइड टर्न हो जाती है, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं मसल्स में। जो नेक की मसल होती है उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, और जो नेक होती है वो टर्न ऑन हो जाती है वन साइड। नेक्स्ट बात करें ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस इसका मतलब है जो आईज होगी पेशेंट की वो ऊपर की साइड मूव कर जाएगी, ऊपर की साइड देखने लगेगी, मतलब आंखें ऊपर मूव कर जाएगी अपवर्ड, आईज लुक्स अपवर्ड, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल में। टॉर्टिकोलिस में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं नेक की मसल में, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल में। एक होता है प्रोट्रूशन ऑफ टंग, जो पेशेंट की टंग होगी वो बाहर निकल जाएगी, जो ये बहुत कम टाइम देखने को मिलता है प्रोट्रूजन ऑफ टंग। तो
ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है एक्यूट डिस्टोनिया की। टोर्टिकोलिस, ऑक्यूलोगारिक क्राइसिस, प्रोट्रूशन ऑफ टंग। इसके बाद में जो होता है नेक्स्ट वो होता है टार्डिव डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट होता है टार्डिव डिस्काइनेसिया। सारे ईपीएस के ही हैं, ईपीएस की फॉर्म है सब। टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब होता है ये लेट ऑनसेट होता है, लेट ऑनसेट ईपीएस। मतलब क्रोनिक टाइम तक आप एंटीसाइकोटिक लेते हो तो टार्डिव डिस्काइनेसिया देखने को मिलता है। लेट ऑनसेट होता है, लेट ऑनसेट ईपीएस होता है। लगभग 3 से 6 महीने के बाद में देखने को मिलता है। लंबे टाइम तक आप जब भी एंटीसाइकोटिक लेओगे तो टार्डिव डिस्काइनेसिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मसल। अलग अलग ग्रुप ऑफ मसल्स में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ मसल। जैसे आइज का ब्लिंक करना, च्विंगिंग मूवमेंट करना, या फिर हैंड और फीट का इनवॉलेंट्री मूवमेंट करना, ये सारे देखने को मिलते हैं इसमें। और एक इरिवर्सिबल फॉर्म मानी जाती है टार्डिव डिस्काइनेसिया ईपीएस की। ईपीएस की इरिवर्सिबल मतलब वापस क्योर ना हो पाए ऐसी फॉर्म, वो होती है टार्डिव डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट बात करें अपन ईपीएस की फॉर्म की, वो होता है एनएमएस। एनएमएस का मीन्स होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है देखते हैं। मोस्ट डेंजरियस, सबसे पहली बात तो मोस्ट डेंजरियस फॉर्म है ये ईपीएस की, मोस्ट डेंजरियस फॉर्म है ईपीएस। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें कि सडनली होती है एक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अपन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मस्कुलर रिजिडिटी, मसल्स रिजिड हो जाएगी, हाइपरपायरेक्सिया कंडीशन होगी, हाइपरपायरेक्सिया। इसके अलावा अपन देखें यहाँ तो होगा टेकीकार्डिया पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया पाल्पिटेशन। और देखें तो स्वेटिंग, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट अपन इसी में बात करें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में ही, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें डेथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि एनएमएस में डेथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एनएमएस में लीड टू डेथ। तो इसके कारण होते हैं, एक तो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर, सबसे बड़ा कारण होता है रेस्पिरेटरी फेलियर, और दूसरा होता है रीनल फेलियर। क्योंकि मसल रिजिड होगी तो डायफ्राम और जो रेस्पिरेशन मसल है रेस्पिरेटरी वो अच्छे से मूवमेंट नहीं करेगी, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही वजह होती है एनएमएस में डेथ की। तो यहाँ हमने ईपीएस को अच्छे से समझा, पूरा ईपीएस कवर किया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। अपना क्वेश्चन था क्रोनिक यूज लेने के बाद में कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है अपने को। तो इसका आंसर अपने पास आएगा ऑप्शन डी, टार्डिव डिस्काइनेसिया। जैसा हमने पढ़ा कि ये लेट ऑनसेट होता है टार्डिव डिस्काइनेसिया का, लंबे टाइम तक 3 से 6 महीने के बाद देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
लिथियम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथियम इंपॉर्टेंट ड्रग है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नोट सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके, ये नोट सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में दिया गया है थेराप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम इज। आपको लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल बताना है। ऑप्शन ए है 0.5 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन बी है 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन सी है 0.9 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन डी है 1 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लें एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल होता है वो होता है 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन बी इसका राइट होने वाला है। अब हम देखते हैं लिथियम के बारे में। इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है लिथियम, तो इसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकता है। तो अब देखते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम, बात करें लिथियम की तो एक मूड स्टेबलाइजर के रूप में यूज दी जाती है। मूड स्टेबलाइजर। इसके अलावा बात करें तो ये टेबलेट फॉर्म में आती है, टेबलेट फॉर्म में आती है ये। और बात करें इसकी डोज की, डोज की बात करें अपन यहाँ पे तो इसकी डोज होती है 800 से 1800, 800 से 1800 mg पर डे। और मैक्सिमम डोज की बात करें तो 2400 mg, 2400 mg तक हम इसको यूज ले सकते हैं। तो इसका डोज भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो आता है मोस्ट यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है। मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ लिथियम, लिथियम की मोस्ट यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है, तो वो होती है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट होती है मोस्ट यूजेबल फॉर्म, जिसको सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करती है, कौन कौन से किस तरह से वर्क करती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये वर्क करती है, सबसे पहले तो डिक्रीज करती है नोरेपेनेफ्रिन को, और डिक्रीज करती है डोपामिन को। ये आपको ध्यान रखना है किन किन को कम करती है, किसको बढ़ाती है। पहले देखा डिक्रीज नोरेपेनेफ्रिन एंड डिक्रीज डोपामिन। इसके बाद बात करें इंक्रीज करती है सीरोटोनिन को, सीरोटोनिन को बढ़ाती है और इंक्रीज करती है गाबा को, इंक्रीज गाबा और सीरोटोनिन को बढ़ाती है और नोरेपेनेफ्रिन और डोपामिन को कम करती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है प्री इन्वेस्टिगेशन। जब भी आप लिथियम दो किसी पेशेंट को तो आपको प्री इन्वेस्टिगेशन में क्या ध्यान रखना है। प्री इन्वेस्टिगेशन, प्री इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, एक तो इसकी मॉनिटर करना है यूएसजी ऑफ किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लैडर की, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, और एक आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्यों होती है? बिकॉज इट कोज एप्स्टीन बार एनोमली, एप्स्टीन बार एनोमली कोज करती है, एप्स्टीन एनोमली।
तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इसके बारे में नेक्स्ट बात करें अपन, तो जो हाइपोनेट्रीमिया और डिहाइड्रेशन है वो लिथियम टॉक्सिसिटी कोज करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिथियम टॉक्सिसिटी कौन कोज करता है? तो जो डिहाइड्रेशन और हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी और डिहाइड्रेशन की वजह से लिथियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है। हाइपोनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन कोज लिथियम टॉक्सिसिटी। और लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में पूछे कि कितने लेवल पे लिथियम टॉक्सिसिटी मानी जाती है। लिथियम टॉक्सिसिटी, तो अगर लेवल 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो तो ये लिथियम टॉक्सिसिटी मानी जाती है। अब हम जो भी बाकी बचा है इसमें लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में, वो जब भी लिथियम को कंप्लीट पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में जितना था वो हमने डिस्कस किया, लिथियम की इंपॉर्टेंट बातें, इन्हीं सारों से क्वेश्चन आने वाला है आपके। जो बातें हमने डिस्कस की है यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। तो हमने क्वेश्चन का आंसर तो पहले देख लिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। थेराप्यूटिक सीरम लेवल होगा 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टर्मिनोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना है। टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस precipitated by variety of emotional stated is called। टेम्पररी लॉस होना मसल टोन का एंड वीकनेस होना, ये कौन सी कंडीशन होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन बी है कैथारिस, ऑप्शन सी है कंपल्सन, ऑप्शन डी है कॉन्फेबुलेशन। तो बात करें अपन इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो दिया गया है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी का मतलब होता है सडन लॉस होना मसल टोन का। कोई भी इमोशनल ट्रॉमा हो जाए आपको, इमोशनली आप वीक हो, उस कंडीशन में आपके सडनली मसल की टोन लॉस हो जाना कैटाप्लेक्सी कहलाता है। सडनली लॉस ऑफ मसल टोन आफ्टर इमोशनल ट्रॉमा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वर्ड है कैथारिस। कैथारिस, कैथारिस का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू स्ट्रॉन्ग इमोशन रिलीज करना कैथारिस कहलाता है। रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो भी आपके इमोशन हैं उनको किसी एक्टिविटी के द्वारा दिखाना कैथारिस कहलाता है। रिलीजिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन थ्रू पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो कोई आप ऐसी एक्टिविटी करके उस जो आपका इमोशन है एंग्री का उसको दिखाए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज थ्रू, तो वो कंडीशन कहलाइए कैथारिस। नेक्स्ट जो वर्ड है कंपल्सन। नेक्स्ट वर्ड है कंपल्सन। कंपल्सन की बात करें अपन तो कंपल्सन का मतलब क्या होता है, एक स्टीरियोटाइप एक्ट होता है, लगातार करता है, मतलब बार बार करने वाला एक्ट होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब जिससे अटैच हो, मतलब बिल्कुल टच में हो, बार बार करने की इच्छा होती हो, उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप एक्ट। किसी पर्सन द्वारा स्टीरियोटाइप एक्ट करना पर किसी भी मतलब जो देखने वाले हैं उनको अनरीजनेबल लगे, अच्छा ना लगे, जो भी उसको देख रहे हैं वो उनको अच्छा ना लगे, ऐसा एक्ट बार बार करे। जैसे कोई आदमी है बार बार आएगा लॉक को चेक करके जाएगा, बार बार आएगा लॉक को चेक करेगा कि लॉक लगाया या नहीं लगाया, लॉक लगाया या नहीं लगाया। जैसे कोई और इंसान है जो हर 2 मिनट में 5 मिनट में हाथ हैंड को वॉश करता है बिना कहीं टच किए भी, अगर अभी हाथ धोए हैं फिर भी वापस 5 मिनट के बाद वापस धोगा, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कंपल्सन। किसी भी
एक्टिविटी को बार बार करना जो कि देखने वाले को अनरीजनेबल लगे, अच्छा ना लगे देखने वाले को। कंपल्सन होता है वॉलेंट्री, एक तो होता है वॉलेंट्री खुद से करता है, इनवॉलेंट्री नहीं होता, खुद से करता है, और कॉन्शियसली करता है, उसको पता होता है कि मैं बार बार ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं होता है, लेकिन उसको पता भी होता है और वो वॉलेंट्री करता है। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन कंपल्सन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फेबुलेशन। कॉन्फेबुलेशन से भी बार बार क्वेश्चन आता है। कॉन्फेबुलेशन का मतलब होता है कोई भी अगर आपकी मेमोरी है और कोई बात आप भूल रहे हो, आपको याद नहीं है, उस जगह आप कोई फाल्स स्टोरी बता देना किसी को। अगर आप कोई किसी को बात बता रहे हो, आपको बीच की कोई बात याद नहीं है, आप भूल चुके हो, तो उस जगह जो जिस जगह आपने भूला है उस जगह कोई फाल्स स्टोरी आप बता देते हो, उसको बोलते हैं कॉन्फेबुलेशन। द क्लाइंट tells false story to fill in the blank space in memory। मेमोरी में कोई भी ब्लैंक स्पेस है उसको भरने के लिए आप कोई झूठी कहानी बनाते हो, उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्फेबुलेशन। और जो अपना वर्ड था उसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैटेप्लेक्सी। कैटेप्लेक्सी यानी सडन लॉस हो जाना मसल टोन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए कैटेप्लेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्लाइंट सेंस टू वंडर अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट एंड नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया इज कॉल्ड। किसी से आप बात कर रहे हो और बात करते करते वो बात को घुमाते घुमाते जहां आपको बात, जिस बात के लिए आपने उससे बात की है, जो आपको उससे जवाब चाहिए, वो जवाब पे ना जाके इधर उधर बातें घुमाते घुमाते, लेकिन वो पर्सन जो आपको जवाब चाहिए वो ना देकर बातों को इधर उधर घुमाएगा। जैसे आपने पूछा आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसा सब कुछ बोल के, लेकिन वो ये बात नहीं बताएगा उसकी आपका नाम क्या है। इस चीज़ पे वो जा नहीं पाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हर बात बता देगा लेकिन जो आपने पूछा है, जो आपको उससे जवाब चाहिए, वो जवाब नहीं दे पाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है वर्बिजरेशन, ऑप्शन बी है थॉट इंसर्शन, ऑप्शन डी है टेंजेंशियलिटी, ऑप्शन डी है थॉट ब्लॉक। तो बात करें इसमें अपन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी का मतलब क्या होता है देखते हैं। टेंजेंशियलिटी का मतलब होता है पेशेंट talk about various topic but at the end never reach to the target answer। मतलब जो आपको आंसर चाहिए उस आंसर तक नहीं जा पाता है, बाकी अदर टॉपिक के बारे में बात करता रहता है। इसके अलावा जो सेकंड वर्ड था वर्बिजरेशन, उसकी बात करें। वर्बिजरेशन का मतलब होता है किसी भी रैंडम वर्ड को बार बार रिपीट करना। ऑब्सेसिव रिपीटिशन ऑफ रैंडम वर्ड, किसी भी रैंडम वर्ड को बार बार रिपीट करना वर्बिजरेशन कहलाता है। और जो ऑप्शन थे आपके पास अदर, जैसे थॉट इंसर्शन, थॉट ब्लॉक, ये स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे विचार कोई और ले रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई और बोल रहा है। कोई बोल रहा होगा तो ये बोलेगा कि ये मेरे विचार बोल रहा है। इसके अलावा थॉट ब्लॉकिंग,
जो भी आइडिया आ रहे हैं वो एकदम ब्लॉक हो जाना, विचार आना बंद हो जाना। थॉट विड्रॉ का मतलब उसको लगेगा कि मेरे विचार खुद चुरा रहा है। तो ये सब फर्स्ट रैंक सिम्टम में आते हैं सिजोफ्रेनिया के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया, टेंजेंशियलिटी होता है इस क्वेश्चन का आंसर। टेंजेंशियलिटी का मतलब पेशेंट सब कुछ बात करेगा लेकिन जो आपको आंसर चाहिए वो आंसर नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। MMSC नोट सेट का क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। MMSC का मतलब होता है कि जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसमें टोटल स्कोर क्या होता है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 35। अब बात करते हैं इसमें MMSC मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करें ये दिया किसने था, तो ये देने वाला था डेवलप्ड बाय पॉल स्टेन ने ये दिया था। और ये क्यों यूज लिया जाता है, यूज टू असेस कोग्निटिव इम्पेयरमेंट कोग्निटिव इम्पेयरमेंट को असेस करने के लिए ये स्केल यूज लेते हैं। बात करें इसमें किस किस में ये यूज लिया जाता है, यूज इन एल्जाइमर डिजीज में, डिमेंशिया में और डिलीरियम में। अगर आपसे फर्स्ट प्रायोरिटी पूछे तो फर्स्ट प्रायोरिटी एल्जाइमर्स डिजीज। नेक्स्ट अपन बात करें इसके स्कोर की, टोटल स्कोर होता है 30। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट है कॉन्शियसनेस में हम देते हैं स्कोर 10। रजिस्ट्रेशन में दूसरा है इसका कंपोनेंट रजिस्ट्रेशन में हम इसका स्कोर देते हैं 3। नेक्स्ट है अटेंशन चेक करते हैं पेशेंट की या फिर कंसंट्रेशन बोले, इसमें स्कोर देते हैं 5। और नेक्स्ट बात करें रिकॉल में स्कोर देते हैं 3। और लैंग्वेज चेक करते हैं और थॉट चेक करते हैं तो उसमें देते हैं 9। ये टोटल मिला के 30 स्कोर। इसके कंपोनेंट ये सभी हैं, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें स्कोरिंग कैसे करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्कोरिंग से। अगर स्कोर दे रखा है 24 to 30 तो ये कंडीशन होगी नॉर्मल कोग्निटिव फंक्शन। अगर स्कोरिंग है 17 से 23 तो ये कंडीशन होगी माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। स्कोरिंग है आपके सामने 11 to 16 तो ये कंडीशन होगी मॉडरेट कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। और स्कोरिंग दे रखी है बिलो 11 तो यहाँ आपको बताना है सीवियर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। तो जो अपना क्वेश्चन था उसका आंसर होगा 30 होगा उसका आंसर, उसमें टोटल स्कोर पूछा था। ये आंसर क्वेश्चन था, इसमें टोटल स्कोर पूछा था, तो टोटल स्कोर होता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगो वर्क बेस्ड ऑन द, जो ईगो होता है वो किसके ऊपर वर्क करता है। ऑप्शन ए है रियलिटी, ऑप्शन बी है प्लेजर, ऑप्शन सी है परफेक्शन, ऑप्शन डी है कॉन्शियसनेस। तो बात करें ये आईडी ईगो होते क्या है। आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीनों ही पार्ट्स है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। जो साइको एनालिटिक थ्योरी
है उसके ये तीनों ही पार्ट हैं, पार्ट ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। किसके बारे में है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। तो यहाँ जैसे भी अब बात करें तीनों की, किस किस पे वर्क करते हैं, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी की बात करें तो आईडी वर्क करता है प्लीजर के प्रिंसिपल पर, खुशी पे, जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो ही करने का प्रयास करता है व्यक्ति। ईगो का मतलब है, ईगो वर्क करता है रियलिटी पर, रियलिटी क्या है, हमें क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं। और सुपर ईगो काम करता है परफेक्शन, मतलब हम ये वर्क करेंगे तो कैसा होगा कैसा नहीं। मतलब आप किसी बच्चे ने आम का पेड़ देखा, वहाँ फल है, तो बच्चे का आईडी तो बोलेगा कि फल तोड़ के खा लो, क्योंकि उसमें उसको खुशी मिलेगी। लेकिन जो ईगो होगा वो बताएगा कि अगर हम फल तोड़ के खाएंगे तो इसका मालिक हमें डांट सकता है। और सुपर ईगो बताएगा कि अगर हम फल तोड़ के खाएंगे तो क्या अपने लिए सही होगा क्या गलत, कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत। ये डिफ्रेंशिएट करता है सुपर ईगो कि अपन फल तोड़ के खाएंगे तो ये अपने लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये करता है सुपर ईगो। तो जो अपना क्वेश्चन था वो था कि ईगो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ईगो रियलिटी पर वर्क करता है। ऑप्शन ए इज राइट। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज थी साइकेट्रिक की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।